Hello guys, welcome back to my channel Dentistry at Tip, and today our topic is clinical steps in regenerative endodontics और revascularization। तो हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे कि जो भी हम रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए इंडिकेटेड कंडीशंस क्या है। ठीक है, पेशेंट के अंदर कुछ इंडिकेटेड कंडीशंस होनी चाहिए टूथ के अंदर। तो हम बात करते हैं इंडिकेशंस की। टीथ विद नेक्रोटिक पल्प एंड इमेच्योर एपेक्स फॉर रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स, गुड पेरिडोंटल स्टेटस, नो एलर्जी टू एंटीबायोटिक्स एंड पेशेंट विद नो ब्लीडिंग और क्लॉटिंग डिसऑर्डर। तो बात करते हैं जैसे नो एलर्जी टू एंटीबायोटिक्स, क्योंकि हम जब क्लिनिकली वर्क करेंगे रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स में तो हम वहाँ पे क्या है इंट्राकेनल मेडिकामेंट्स अप्लाई करते हैं। तो अगर कोई पेशेंट एंटीबायोटिक पेस्ट जो अप्लाई करते हैं तो कोई भी पेशेंट एलर्जिक रहेगा तो वो इंडिकेटेड नहीं है फिर वहाँ पे एंडोडोंटिक प्रोसीजर के लिए। और अगर किसी पेशेंट में ब्लीडिंग और क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, क्योंकि हम यहाँ पे मैं रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स के अंदर क्या कर रहे हैं, मैं ब्लीडिंग इंड्यूस कराते हैं हम क्लिनिकली। ठीक है, और अगर किसी पेशेंट में ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो वो उस चीज़ को पेशेंट कोप अप नहीं कर सकता कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो हम इस स्टेप को उसमें इन प्रोसीजर्स को उसमें एंडोडोंटिक प्रोसीजर को उस पेशेंट में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टेप्स को अब यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। और अब देखते हैं कि जब हम पेशेंट को बुलाएंगे 2 अपॉइंटमेंट में, तो पहली अपॉइंटमेंट के अंदर हम क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीजनरेटिव एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। फर्स्ट अपॉइंटमेंट, सबसे पहले इन्फॉर्म कंसेंट, उसमें हम सारी जितनी भी डिटेल है प्रोसीजर की वो सारी डिटेल रहेगी इन्फॉर्म कंसेंट के अंदर। नेक्स्ट एलए हम देंगे और हम टूथ को आइसोलेट कर लेंगे। उसके बाद एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन करेंगे। देन उसके बाद जितना भी नेक्रोटिक पल्प है उसको हम रिमूव कर देंगे बाय यूजिंग स्पेशल एंडोडोंटिक सूटेबल एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड अवॉइड मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ रूट कैनाल वॉल। नेक्स्ट हम क्या करें, इरीगेशन। तो ये स्टेप्स हैं पहली अपॉइंटमेंट के। इरीगेशन कैसे कर रहे हैं, 1.5% हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन लिया 20 ml 5 मिनट के लिए। देन इट इज़ फॉलोड बाय इरीगेशन विद 20 ml ऑफ सलाइन। इट इज़ फॉलोड बाय इरीगेशन विद 20 ml ऑफ 17% EDTA फॉर 5 मिनट। नेक्स्ट क्या है, हम कैनाल को ड्राई कर देंगे विद पेपर पॉइंट्स। देन इंट्राकैनाल मेडिकामेंट हम प्लेस कर देंगे, आइदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट इन लो कंसनट्रेशन 0.1 to 1 मिलीग्राम पर ml। उसके बाद हम कैविटी को सील कर देंगे टेम्परेरी विद कैबिट इंटरिम रेस्टोरेशन NGIC एंड पेशेंट को रिकॉल करेंगे 2 से 4 वीक बाद। ठीक है, लेकिन जब पेशेंट आएगा सेकंड अपॉइंटमेंट के टाइम तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि जब हमने जो प्रोसीजर किया है उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आया है। कि अगर सिम्टम्स एलिमिनेट हो चुके हैं तो अब हमारा वर्किंग प्रोसीजर अलग रहेगा, और सिम्टम्स एलिमिनेट नहीं हुए हैं तो हम एडिशनल टाइम देंगे। जो भी हमने पेस्ट लगाया था अभी हम थोड़े टाइम तक पेशेंट को नहीं बुलाएंगे, हम उसको और एक्सटेंड कर देंगे टाइम पीरियड को। लेकिन अगर सिम्टम और साइन नहीं है तो फिर हम आगे प्रोसीजर करेंगे सेकंड अपॉइंटमेंट के अंदर। वो क्या है, हम एलए देंगे पेशेंट को एंड रबर डैम आइसोलेशन करेंगे। उसके बाद फिर से इरीगेशन करेंगे 20 ml 70% EDTA फॉर 5 मिनट फॉलोड बाय 20 ml सलाइन फॉलोड बाय ड्राइंग कैनाल। नेक्स्ट हम ब्लीडिंग इंड्यूस करेंगे। अब ब्लीडिंग इंड्यूस कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, प्री बेंट H फाइल लेंगे और उससे इरिटेशन क्रिएट करेंगे जिससे ब्लीडिंग इंड्यूस होगी। देन अलाउ द कैनाल टू फिल विद ब्लड अप टू लेवल ऑफ CEJ, इम्पोर्टेंट है। और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का वेट करेंगे 15 मिनट तक। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्लेस अ रिजॉर्बेबल कोलेजन मैट्रिक्स ओवर द क्लॉट दैट अलाउ टू सोक विद फ्लूइड टू अवॉइड स्पेस फॉर्मेशन। उसके बाद हम MTA प्लेस करेंगे कोलेजन मैट्रिक्स के ऊपर। उसके बाद हम कोरोनल रिस्टोरेशन करेंगे 3 to 4 mm लेयर का GIC या RMGIC। उसके बाद पेशेंट को फॉलो अप पे रखेंगे 136 आफ्टर दीज मंथ टाइम और आफ्टर एनुअली फॉर 5 ईयर्स। फिर 5 ईयर्स के लिए एनुअली एवरी ईयर हम उसको रिकॉल पे रखेंगे। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे कि ये हमारे क्लिनिकल स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। वो भी हमारी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बन सकती हैं। जो इंडिकेशंस थी वो किस तरह की, जब मान लो जिस पेशेंट में ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाला पेशेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा इस प्रोसीजर के लिए ऑब्वियसली।
नेक्स्ट, पेशेंट हु इज एलर्जिक टू एंटीबायोटिक्स, ऑब्वियसली ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड. पेशेंट हु इज मेडिकली कॉम्प्रोमाइज मीन्स सेइंग अबाउट द क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है. टीथ दैट रिक्वायर रिस्टोरेशन विद अ पोस्ट अवल्स टूथ इमीडिएटली आफ्टर रीप्लांटेशन, ठीक है. ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं. एंटीबायोटिक पेस्ट कौन कौन से यूज हो रहे हैं रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स के अंदर? ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट, डबल एंटीबायोटिक पेस्ट, मॉडिफाइड ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट. तो सिप्रोफ्लॉक्सैक्सिन, मेट्रोनिडाजोल, माइनोसाइक्लिन. माइनोसाइक्लिन हमारा स्टेनिंग कराता है, ठीक है. तीनों 1:1:1 में. मॉडिफाइड एंटीबायोटिक पेस्ट में माइनोसाइक्लिन की जगह कौन आ गया? सेफाक्लोर, ठीक है. डबल एंटीबायोटिक पेस्ट में माइनोसाइक्लिन नहीं है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेस्ट. ये सारे एंटीबायोटिक पेस्ट हैं. रोल क्या एंटीबायोटिक पेस्ट का? भाई एंटीबायोटिक पेस्ट में हम ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज़ कर रहे हैं. कंसंट्रेशन इसकी 0.1 to 1 मिलीग्राम पर ml. पेस्ट को कैनाल के अंदर डिलीवर कर दिया. पेस्ट का लेवल बिलो CEJ रहेगा, ठीक है. उसके बाद पेस्ट जो भी हमारा पल्प चैम्बर है ना, पहले हम उसको डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट से सील कर देंगे बिफोर डिलीवर द पेस्ट इनटू द कैनाल. बिकॉज डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि जो हमारी स्टेनिंग है उसका उसका जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाएगा. इट अवॉइड द रिस्क ऑफ स्टेनिंग बाय सीलिंग विद डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट द वॉल ऑफ पल्प चैम्बर, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम जो EDTA का फाइनल इरिगेशन दे रहे हैं ना, उसका फ़ायदा ये है कि जो EDTA है ना, इट प्रमोट्स द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स. और ग्रोथ फैक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है कि भाई जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं अगर उनकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा और मेंटेन रहेगी ना, तो वो स्टेम सेल्स को प्रोलिफरेशन में हेल्प कर रहे हैं कि स्टेम सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे ओडोंटोब्लास्ट लाइक सेल्स में. तो जब स्टेम सेल्स का प्रोलिफरेशन में ग्रोथ फैक्टर्स हेल्प करेंगे तो इनडायरेक्टली EDTA वहाँ पे हेल्प करवा रहा है. फिर ओडोंटोब्लास्ट सेल डेंटिन बनाएगा और फर्दर क्या होगा? एपेक्सोजेनेसिस और रूट थिकनिंग और रूट स्ट्रेंथ फॉर्मेशन. मतलब रूट फॉर्मेशन, थिकनेस और इंक्रीज इन लेंथ, एपेक्सोजेनेसिस, ये सारे स्टेप्स इनडायरेक्टली EDTA से कनेक्ट है फिर, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉलोअप पे पेशेंट को रखेंगे तो रूट वॉल थिकनेस, रूट लेंथ, पल्प वाइटलिटी टेस्ट और रेडियोल्यूसेंसी का रिजोल्यूशन किस किस टाइम पीरियड पे होगा? 6 to 12 मंथ में रिजोल्यूशन ऑफ रेडिकुलर रेडियोल्यूसेंसी. 12 to 24 मंथ यानी 1 to 2 ईयर इंक्रीज इन विड्थ ऑफ रूट कैनाल वॉल. एडवांटेज क्या है रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स की? ऑब्चुरेशन ऑफ कैनाल इज नॉट रिक्वायर्ड. डिसएडवांटेज, डिस्कलरेशन विद द यूज ऑफ माइनोसाइक्लिन. सक्सेस क्राइटेरिया क्या है? जितने भी हमारे गोल्स थे ना, अगर हमारे गोल्स अचीव हो गए मतलब हमारी सक्सेस क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया. गोल्स क्या थे? प्राइमरी गोल सिम्टम एलिमिनेट करना है. सेकेंडरी गोल क्या था? रूट वॉल थिकनिंग, इंक्रीज इन रूट लेंथ. थर्ड गोल क्या था? कि वाइटलिटी टेस्ट को रिस्पॉन्स करें. तो ये सारे हमारे गोल्स कंप्लीट है. वही मीन्स हमारा जो सक्सेस क्राइटेरिया, हमने जो वर्क किया दैट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट वर्क. उसके बाद अब रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स के पोटेंशियल कॉज ऑफ फेलियर्स क्या क्या हो सकते हैं? कि भाई पुअर रूट डेवलपमेंट, हमने जो ब्लीडिंग इंड्यूस कराई नॉट इनसफिशिएंट, रूट कैनाल ऑब्लिटरेटेड थी. तो दीज आर द कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स. तो इस वीडियो में यहाँ पे पूरा रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स ख़त्म होता है. आई होप आप सभी को समझ आया होगा. एंड गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर भी कर दो. थैंक यू गाइज.